हेलो बच्चों। आई होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसको आप सेल कहते हो। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन, कंप्लीट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में ये ब्लू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका भी सॉल्यूशंस मैंने बना रखा है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जहां पर आपको ये इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपके चैप्टर के अंदर में ब्लू कलर से होते हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। मतलब सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने करी और कैसे करी। ओके। तो सबसे पहले पूछा है, दो चीज पूछा है। पहले तो पूछा है हु डिस्कवर्ड द सेल, तो हु का आंसर आ जाता है आपका रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। तो कब डिस्कवर किया था? इन्होंने 1665 में। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1665 के अंदर में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। आफ्टर दैट ही वॉज एग्जामिनिंग द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है? अगर आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर में जो पेड़ का स्टेम होता है ना, स्टेम के ऊपर की जो थिक कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कॉर्क। तो कॉर्क को उन्होंने क्या किया? सेल्फ डिजाइंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सेल्फ डिजाइन का मतलब होता है कि उन्होंने अपने हाथ से अपना माइक्रोस्कोप बनाया था सबसे पहली बार। और उनका जो माइक्रोस्कोप था दैट वाज द हैविंग द प्रिमिटिव वर्जन। प्रिमिटिव का मतलब कि उतना ज्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप इनके पास में नहीं था, रॉबर्ट हुक के पास में। ही सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्क इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। उन्होंने जो कॉर्क होता है उसका स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कॉर्क कैसा विजिबल होता है। ओके। जिसका उन्होंने पूरा सेटअप, माइक्रोग्राफिया नाम की उनकी बुक थी, उसके अंदर में उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। ये स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये रॉबर्ट हुक की माइक्रोग्राफिया बुक से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर उनको सिर्फ इसी टाइप के स्ट्रक्चर दिखे थे कॉर्क के अंदर में। ठीक है। और जो यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप का सेटअप दिख रहा है दैट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द माइक्रोस्कोप, ओरिजिनल माइक्रोस्कोप क्रिएटेड बाय द रॉबर्ट हुक। तो इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि इट हैड सेवरल स्मॉल चेंबर दैट वाज सिमिलर टू हनीकॉम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे चेंबर्स आपको नजर आएंगे, और ये जो चेंबर्स थे वो कैसे दिख रहे थे? हनीकॉम के जैसे स्ट्रक्चर वाले दिख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा। कहाँ पे देखा? तो अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने ये देखा। एंड दीज स्मॉल चेंबर्स वर टर्म्ड एज द सेल। और उन्होंने इस छोटे छोटे चेंबर्स को क्या नाम दिया? उन्होंने इसको नाम दिया सेल। तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो कैसे डिस्कवर किया गया? तो उन्होंने कॉर्क को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में विजुलाइज किया। जब देखा तो उनको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, और इस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल आता है व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो सबसे पहली बात तो सेल का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल देता है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल आता है। फंक्शनल मतलब होता है वर्किंग, कि सेल हमारी बॉडी में किस टाइप के वर्क में हमारी बॉडी का हेल्प करता है। सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला सेंटेंस तो यही है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल। हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, यानी पूरे अर्थ पे जितने भी टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो कि लिविंग हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है। एंड सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस नेसेसरी ऑफ द लाइफ। सेल हमारी बॉडी के अंदर में जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी नेसेसरी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म करने में हमारी मदद करती है। कौन करती है? सेल करती है ये हेल्प। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल यूनिट। तो हम बताते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को हम क्यों बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट सेल्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी हमारी जो सबसे छोटी लाइफ की फॉर्म है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेल के फॉर्म में रहते हैं। तो सबसे छोटा फॉर्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है दैट इज द सेल। तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल लिविंग थिंग। सारे के सारे जो छोटे से लेके बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती के ऊपर, उन सबका
बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि अगर हम पूरे के पूरे एक बिल्डिंग है तो एक छोटी सी ईंट है जो हमारी बॉडी की, वो क्या है, ब्रिक क्या है, हमारी बॉडी की सेल है। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। हम सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सेल्स आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट और इसेंशियल फंक्शन नीडेड फॉर द लाइफ। हमारे जिंदगी में सर्वाइवल के लिए हमको जो जो प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, सेल वो सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में कैपेबल है। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। दे कैन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू सेल न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर सकती है। कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी, वो सारे न्यूट्रिएंट को एनर्जी के अंदर कन्वर्जन भी करा सकती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, एंड एलिमिनेट द वेस्ट, यानी एक्सक्रीशन के थ्रू सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी रिलीज कर सकती है। एंड रिप्रोड्यूस, यानी अपने जैसा एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्रिएट कर सकती है। अब इतने सारे मेन जो लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शन है, ये सारे परफॉर्म करने में हमारी मदद कौन करती है? सेल करती है। दैट्स व्हाई द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। हमारी बॉडी के अंदर में, सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट इन एंड आउट और CO2 का मूवमेंट, यानी कि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे इन एंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस का सिंपली नेम है डिफ्यूजन। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दैट इज द डायग्राम ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स में। हमारे लंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, हम उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, ये उसका डायग्राम आपको यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमारी बॉडी में क्या समझा रहे हैं कि हम जो भी गैसेस को इनटेक करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वो हमारे ब्लड के अंदर आकर के डिसॉल्व हो जाता है जब हम गैस को इनटेक करते हैं। और हमारी बॉडी का जो वेस्ट गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे सेल्स में से, हमारे ब्लड वेसल्स में एल्वियोलाई में आ जाता है और एल्वियोलाई इसको बाहर भेज देता है। किसके थ्रू? नोज के थ्रू। जब हम ब्रीद आउट करते हैं नोज के थ्रू, तो हमारा सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये कैसे होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू द डिफ्यूजन। केमिस्ट्री के अंदर में एक छोटी सी टर्म आती है जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लेवल ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ये गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, and involve the movement of the molecule from higher to lower concentration across the cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको पता चल चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर में कैसे एक्सपेल आउट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बारी वाटर का। तो वाटर कैसे इन एंड आउट होता है? तो वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। वाटर मूव इन एंड आउट बाय द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या चीज है और डिफ्यूजन से ये कैसे अलग है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना है आपको, सबसे मेन चीज है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी डिफ्यूजन होता है ना, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस के अंदर में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सोलवेंट का ट्रांसपोर्ट कराता है। सोलवेंट यहाँ पर वाटर है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, यानी जो तुम्हारे सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर में हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ में जो मूवमेंट होता है वाटर के मूवमेंट का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री में होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू हमारे मॉलिक्यूल जो है सेल के वो ट्रांसफर होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस के दो टाइप भी होते हैं, याद रखना। अगर हमारी सेल का वाटर सेल से बाहर की तरफ जा रहा है तो हम उसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, और अगर कोई वाटर सेल के अंदर की तरफ आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैसा है?
कंसंट्रेशन कैसा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा है। ओके, एक तरफ में क्या है हाई कंसंट्रेशन, एक तरफ में है लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ में अपने आप जो वाटर का मूवमेंट आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो आपका सेल का डायग्राम है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। अब देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर साइड होता है, तो मतलब ये तुम्हारा है साइटोप्लाज्म। ये क्या है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, और ये क्या है आउटर सराउंडिंग, यानी ये बाहर की तरफ में जो है वो ये है, यानी जो ऊपर की तरफ में है वो है आउटर सराउंडिंग, नीचे की तरफ में क्या है साइटोप्लाज्म। बीच में जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है ये किससे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो सवाल में पूछा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल क्यों होती है। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रिलेटिवली अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल्स टू द आउटसाइड वाइस वर्सा। तो उन्होंने बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई कोई सब्सटेंस को तो अंदर आने देती है और कोई कोई सब्सटेंस को बाहर जाने देती है अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस सेलेक्टिवली दे डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स, यानी वो बोलती है कि जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं बस उन्हीं को वो अंदर आने का अलाउ करते हैं, कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स को सेल बाहर जाने का अलाउ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो सेलेक्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, तो सेल की सेलेक्टिविटी डिपेंड करती है सेल के रिक्वायरमेंट में, यानी सेल को इस समय पर्टिकुलर समय पे कौन सी चीज की जरूरत है, कौन से टाइप के मटेरियल की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है सेल को तो ग्लूकोज का इंटेक अलाउ करेगा, बाकी के मॉलिक्यूल को वो इंटेक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट कर करके अपने अंदर इंटेक करता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। याद रखना, जब भी सेल मेम्ब्रेन को मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके इनटेक और आउटगोइंग कराना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जब एनर्जी अप्लाई होता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए तो हम इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पे एटीपी का इस्तेमाल करके हमारी सेल्स क्या करती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को अलाउ करती हैं। ठीक है, दिस सिलेक्टिविटी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट एट द सराउंडिंग ऑफ द सेल, यानी दो चीजों पर ये सेलेक्टिविटी डिपेंड करती है कि सेल को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से सब्सटेंस बाहर के समय तरफ इस समय पर्टिकुलर जगह समय पे अवेलेबल है। ये दो चीजों पे सेल का सेलेक्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट में दे रखा है, एक छोटा सा बॉक्स पेज नंबर 99 के ऊपर में। यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करने के बारे में पूछा है। प्रोकैरियोटिक का साइज दे रखा है यहाँ पे अप्रॉक्स 10 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर के आसपास में, और जहाँ पे यूकैरियोटिक का साइज दे रखा है 5 to 100 माइक्रोमीटर के आसपास में। और नेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर में दे रखा है न्यूक्लियर रीजन, बट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इस न्यूक्लियर रीजन के अंदर में आपको फिलअप करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो उतना डेवलप्ड नहीं होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, यानी जो इसका न्यूक्लियर रीजन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कमजोर होता है, यानी अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। तो आंसर आएगा पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के ऊपर में सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। जहाँ कि आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल में इसका रीजन जो होता है न्यूक्लियर रीजन जो कि वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स तो सिंगल ही देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में, बट यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स जनरली दिखते हैं, बट 1 क्रोमोसोम भी पॉसिबल है यूकैरियोटिक में। ठीक है, फोर्थ में आपको पूछा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड आउटर सराउंडिंग में मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ऐसे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे बोल रहे यूकैरियोटिक में क्या हाल है, तो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट।
यहाँ पर ऐसा आएगा कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप दो फिलअप यहाँ पे पूछा हुआ है। फर्स्ट फिलअप में लिखोगे कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स का वो वेल डिफाइंड नहीं होता, पुअरली डिफाइंड होता है। और दूसरा जो यूकैरियोटिक में पूछा है तो यहाँ पे लिखोगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि कैन यू नेम टू सेल ऑर्गेनल्स which have studied that they have their own genetic material, यानी कि ऐसे दो सेल ऑर्गेनल का नाम हमको पूछा है कि जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल हो। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स आपको बताने हैं जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल्स रखते हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल के अंदर में जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल आता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के अंदर में एटीपी जनरेट का काम करता है। और एटीपी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए होते हैं बहुत सारे प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज करता है क्योंकि उसके पास होता है उसका खुद का डीएनए एंड उसके खुद के आरएनए। तो उसका डीएनए और आरएनए मतलब उसका खुद का देयर ओन जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें इंक्लूड करेंगे। सेकंड जो होता है वो यहाँ पर है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी कौन सा प्लास्टिड, तो जनरली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में डबल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन होती है और वहां पर भी उसका खुद का आरएनए होने की वजह से वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है और उसके पास खुद का डीएनए भी होता है। तो जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे कैन डिवाइड देमसेल्व। न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। एंड जैसे इमेजिन करो कि सेल के अंदर में मीजोफिल सेल्स जो प्लांट के अंदर में प्रेजेंट होते हैं लीफ के अपर सरफेस में, उनका काम क्या है, उनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो अगर अचानक से फोटोसिंथेसिस का डिमांड बढ़ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्लोरोप्लास्ट अपने नंबर्स को खुद इंक्रीज कर सकता है टू मीट अप विद दैट डिमांड। ओके, और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, मसल सेल्स जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर में उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में उन सेल्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज उनका खुद का डीएनए होता है उनके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड देन ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि बोल रहे हैं कि कोई भी केमिकल या फिर फिजिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में सेल का क्या होगा। ओके, तो हम इसके आंसर्स को पॉइंट वाइज देखते हैं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड देन द सेल विल नॉट एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन, यानी अगर जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है पूरा वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो ऐसे सिचुएशन में सेल जो है वो अपने बेसिक फंक्शंस को भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बेसिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन आते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन एज वेल। तो ये सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। इनको परफॉर्म ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाएगा अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी दैट इज द ऑर्गेनल डिस्फंक्शन, यानी जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं दे विल स्टॉप वर्किंग। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, डैमेज इन अ सेल ऑर्गेनल कैन हॉल्ट देयर स्पेसिफिक फंक्शन सच एज राइबोसोम डैमेज लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ऐसा बोल रहे हैं कि अगर सेल के ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो वो ऑर्गेनल अपना फंक्शन करना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइबोसोम को डिस्ट्रॉय कर दें, अगर सेल के ऑर्गेनाइजेशन में राइबोसोम डिस्ट्रॉय हो गया तो राइबोसोम का जो काम है दैट इज द सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन वो नहीं हो पाएगा बच्चों। अगर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो सेल का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता। तो सेल के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए राइबोसोम का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चीज जो होगी वो है मेम्ब्रेन डैमेज। सेल के ऑर्गेनाइजेशन के डैमेज होने के वजह से सेल का जो मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज हो सकता है। उससे क्या होगा, इट कैन डैमेज द सेल मेम्ब्रेन लीडिंग टू द लीकेज ऑफ द सेलुलर कंटेंट, यानी सेल के अंदर में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं जो सेल के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सेल के लिए जरूरी है। तो वो क्या हो जाएंगे, उसका लीकेज हो जाएगा, यानी दे विल लीक आउट ऑफ द सेल, यानी सेल से बाहर रिलीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन ही टूट गई।
पोटेंशियली डैमेजिंग द नेबरिंग सेल, और वो आसपास के सेल को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियल है वो कई बार टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकते हैं नेबरिंग सेल के लिए। ओके, दे मे स्टॉप ऑल फंक्शन ऑफ ऑल द एक्टिविटी मे रिजल्ट इन इट्स डेथ। यानी अगर सेल का सारा फंक्शन, सारी सेल की इंट्रासेलुलर एक्टिविटी अगर बंद हो गई तो ऐसे कंडीशन में सेल का डेथ भी हो सकता है। लाइसोसोम जो है, अगर उसने लाइसोजाइम जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, अगर इसने ये रिलीज कर दिया तो सेल के सारे ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली द सेल विल गोइंग टू डाई। तो क्या आंसर लिखना है आपको कि अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो सेल की डेथ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। वाई आर लाइसोसोम नोन एज द सुसाइडल बैग। यानी लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर में होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, यानी तबाही का देवता। ऐसे कंडीशन में जो कि तबाह कर देता है सेल को। ओके, मेन काम लाइसोसोम का क्या है? मेन काम, उसका काम तबाही करना नहीं है, वो तबाही करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। उसका जो मेन फंक्शन है वो है लाइसोसोम का डाइजेशन करना। ओके, पर वो अनफेवरेबल कंडीशन में सेल को डिस्ट्रॉय करके सुसाइडल बैग भी बोला जाता है इसको। ओके, रीजन में पूछा है कि क्यों बोला जाता है, वो हमको लिखना है। ठीक है, देखते हैं, 2 पॉइंट में आंसर आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है व्हेन द सेल आर डैमेज टू सच एन एक्सटेंट दे आर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन functions with the essential survival of the organism, try to get rid of these cells। यानी ऐसा बोल रहा है कि अगर सेल के अंदर में कोई सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो गया और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो सेल उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। गेट रीड ऑफ दीज सेल्स, यानी उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। वो चाहती है कि भाई ये ऑर्गेनल जो है सेल को छोड़ के चला जाए, और इस कंडीशन में सेल क्या करती है? सेल लाइसोसोम को बुलाती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। For this function, lysosome, which are membrane-bound organelles, burst and release the lysozyme। ऐसे कंडीशन में लाइसोसोम को बुलाया जाता है, लाइसोसोम बस्ट होता है और बस्ट होने के बाद में वो क्या रिलीज करता है बच्चों? एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम विच डिस्ट्रक्ट द सेल एंड लाइसोसोम्स आर देयरफॉर कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोजाइम जो है ये एक ऐसा एंजाइम है कि अगर ये एंजाइम रिलीज हो गया ना तो वो सेल के ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। अच्छा, एक और बात जानना कि सेल हर कंडीशन में सुसाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, कोई बैक्टीरिया आ गया बाहर से जो कि सेल को अटैक कर रहा है, अगर वो सेल के सारी चीजों को खाएगा तो नेबरिंग सेल के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। कल को इस सेल को ईट करने के बाद वो दूसरे सेल पर अटैक करेगा। ऐसे कंडीशन में सेल क्या एक बहुत ही गंभीर फैसला सेल लेता है जिसमें लाइसोसोम को एक्टिवेट कर देता है। लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, इंक्लूडिंग वो पैथोजन जो भी अटैक कर रहे हैं सबको डाइजेस्ट कर देगा। तो इसको सुसाइड बोलेंगे, सुसाइड मिशन, जहां पे सेल तो डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन पैथोजन भी किल हो गया। ठीक है, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में लाइसोजाइम हमारी जान बचाता है, मतलब हमारे सेल्स को दूसरे नेबरिंग सेल को बचाता है खुद की कुर्बानी देके। तो हम इसको सुसाइड नहीं बल्कि हम इसको सेक्रीफाइस कहेंगे। ठीक है, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर में प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है और कैसे होता है, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, इनसाइड द सेल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट द साइट दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सबसे मेन चीज रिस्पॉन्सिबल होती है ना बच्चों, उसका नाम है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स काम करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, प्रोटीन को बनाने का। सवाल आता है कि इन राइबोसोम्स को कौन बनाता है? तो राइबोसोम्स को बनाने के लिए हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम को क्रिएट करना। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स पूरे सेल के अंदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जहां जहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आकर के ये राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है कि दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मेड अप ऑफ द राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं बच्चों? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है,
द मेन फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब याद रखना राइबोसोम एक और जगह पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अलावा। जो साइटोप्लाज्म के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर में डॉट डॉट के फॉर्म में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पर इसके ऊपर में ऐसा देखो छोटे छोटे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ पे अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, तो वहां पर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करने का हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है कि मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। यानी प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से किस हिसाब से डिफरेंट है, आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो बेसिकली जब भी आपको डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम के अंदर में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंस लिखने के लिए आप ऐसे बॉक्स बनाइए। इस तरीके से बॉक्स जो आप बनाते हैं ना, उस बॉक्स के फॉर्मेट में डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से कंसिडर किया जाता है। अगर आप पैराग्राफ वाइज डिफरेंस लिखते हैं तो मार्क्स उतने परफेक्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 5 डिफरेंस बताने वाला हूँ जो कि प्लांट और एनिमल सेल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, डिफरेंस नंबर 1, प्लांट सेल हैज द सेल वॉल, यानी प्लांट सेल के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल डोंट हैव द सेल वॉल, यानी जो भी एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के अंदर में सेल वॉल नहीं होता। ओके, दूसरा, दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लांट सेल जो होती है उसके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक मेन सेल ऑर्गेनल है, जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का फूड बनाने में हेल्प करता है। एनिमल अपना खुद फूड बनाते नहीं है, तो एनिमल सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। ओके, दूसरा आता है दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल, प्लांट सेल के अंदर में जनरली सेल डिवीजन के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के होने की वजह से वहां पे सेंट्रियोल की जरूरत नहीं पड़ती। बट एनिमल सेल के अंदर में सेल डिवीजन कराने के लिए सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, फोर्थ डिफरेंस जो आता है वो आता है कि वैक्यूल इज प्रेजेंट विच इज इन प्लांट सेल इज लार्जर इन साइज, यानी वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल के अंदर में उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट का फूड स्टोर करने का ज़रूरत होता है, और मैक्सिमम अमाउंट का फूड स्टोर करने की वजह से वहाँ पर वैक्यूल का साइज ज़्यादा चाहिए होता है। बट जो एनिमल सेल है उसके अंदर में फूड स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, डिफरेंस नंबर 5 में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल, यानी जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, वो प्लांट सेल के एकदम साइड कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल का पूरा साइज कवर कर लेता है, इसलिए। ओके, बट एनिमल सेल के अंदर में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनिमल सेल, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल के अंदर में ओनली सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं कि हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर में जनरली आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट में डिफरेंस समझाया है। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ के पता लगेगा कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए जरूरी हैं। ओके, पहला आता है साइज जनरली स्मॉल, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनकी साइज जनरली बहुत छोटी होती है। अगर पूछे स्पेसिफिक साइज कितनी होती है तो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर जितनी। ओके, दूसरा आता है यूकैरियोट, साइज जनरली लार्ज, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनकी जो सेल की साइज होती है वो जनरली क्या होती है, लार्जर इन साइज होती है। वो लार्जर साइज में कितना, तो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर रीजन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, यानी उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता। नाम में ही बता रहे, प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो कि अभी डेवलप्ड होना बाकी है।
सोचो, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे क्या सेल डेवलप्ड होगी? नहीं। तो इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसको हम अनडेवलप्ड सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के ऊपर में जो डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है यूकैरियोटिक सेल में, वो प्रोकैरियोट में नहीं होगा। ओके। एंड न्यूक्लियोइड, और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए उसको हम न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड बोलेंगे, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर। ओके। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर में आप देखोगे तो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर में न्यूक्लियस तो वेल डेवलप्ड होता ही है, पर उसके चारों तरफ में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम पूरे सेल के अंदर में होगा। बट यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो वहां पे वन या फिर मोर देन वन क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एग्जाम्पल क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के एग्जाम्पल आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में होते ही नहीं है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना ही क्लोरोप्लास्ट होगा, बट यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। तो यूकैरियोटिक सेल जो कि वेल डेवलप्ड सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो अनडेवलप्ड सेल होती है। एक और डिफरेंस बता देता हूं, आप उसको लिख सकते हो, विच इज द एग्जाम्पल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर में एग्जाम्पल में आप लग सकते हो एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड अमीबा। बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ओनली बैक्टीरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, What would happen if the plasma membrane rupture or break down? सवाल में पूछ रहे हैं कि अगर सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाए और ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में सेल का क्या होगा। ओके। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे कंडीशन में सेल को कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आंसर देखते हैं। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और द सेल वुड इवेंचुअली डाई, यानी बोल रहे हैं कि अगर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अगर रप्चर हो गया बच्चों तो सेल विल डाई, यानी सेल जिंदा ही नहीं रह पाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस वॉन्ट बी रेगुलेटेड। जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर में, जो कि सेल के लिए बहुत जरूरी है। ओके। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाएगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई तो। और क्यों डाई होगा सेल? तो उसका रीजन यहाँ पे है, दिस विल कॉज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मूव आउट। यानी जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जो बहुत काम के सब्सटेंस होते हैं सेल के लिए, वो सारे के सारे सब्सटेंस क्या होंगे? मूव आउट हो जाएंगे, यानी सेल से बाहर रिलीज हो जाएंगे। एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट वुड एंटर इन द सेल, यानी सेल के अंदर में जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो सेल को नुकसान करते हैं, ऐसे सब्सटेंस सेल के अंदर में एंटर होने लगेंगे। तो इसकी वजह से सेल का इसमें लॉस होगा, यानी कि सेल धीरे धीरे अपने सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को लूज कर देगा और सारे के सारे अनइम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, जो खराब सब्सटेंस है, ऐसे सेल के अंदर आ जाएंगे एंड सेल विल डाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपर्चर। अगर बोल रहे हैं कि कोई भी सेल के अंदर में अगर गोल्गी अपर्चर ही नहीं रहा तो ऐसे कंडीशन में सेल का क्या हाल होगा। तो गोल्गी बॉडी जो भी काम करता है ऑब्वियसली वो काम रुक जाएगा अगर गोल्गी अपर्चर नहीं रहा तो। आप याद रखना, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं गोल्गी अपर्चर को, यानी दो दो नाम है, गोल्गी बॉडी भी एंड गोल्गी अपर्चर भी। ओके। नेक्स्ट आता है गोल्गी अपर्चर स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल थ्रू द वेसिकल्स। गोल्गी बॉडी के अंदर में जो छोटे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो ये सर्कल, इसको हम बोलते हैं वेसिकल। इसके अंदर में कोई भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को गोल्गी बॉडी रखता है और उसी को रख कर वो सारे सब्सटेंस को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आप गोल्गी बॉडी को ही सेल से हटा दोगे, ऐसे कंडीशन में वो जो ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू द वेसिकल्स, यानी गोल्गी बॉडी जो वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करता है,
वो सारा ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बच्चों। इन द एब्सेंस ऑफ गोल्गी apparatus these functions would stop and this will cause the death of the cell। यानी अगर ये सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए, तो अभी इमेजिन करो गोल्गी बॉडी जो है वो कोई भी सब्सटेंस को पैकेजिंग का काम करता है, फूड को पैक करता है, ओके, इंपॉर्टेंट प्रोटीन को पैक करता है। अगर गोल्गी बॉडी ही नहीं रहा तो ये सारे सब्सटेंस का पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही रुक जाएगा, और इन दोनों के रुकने की वजह से सेल की जो है वो डेथ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट एक और थर्ड पॉइंट याद रखना कि जो गोल्गी apparatus होता है ना वो लाइसोसोम्स क्रिएट करता है, यानी गोल्गी apparatus इज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। ऐसे कंडीशन में जब गोल्गी apparatus यहाँ पे सेल में नहीं रहा तो लाइसोसोम कुड नॉट बी क्रिएटेड, यानी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर में क्रिएट नहीं हो पाएंगे अगर गोल्गी apparatus सेल में नहीं रहा तो आपको याद रखना है कि गोल्गी apparatus के अपने ही इंपॉर्टेंस होते हैं जो कि सेल के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा एक और चीज, सेल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट में भी गोल्गी बॉडी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। अगर गोल्गी बॉडी नहीं रहा तो सेल मेम्ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला हुआ है कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। यानी कौन सा सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर में जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एंड दे आर आस्किंग यू द रीजन एज वेल कि क्यों बोलते हैं पावर हाउस, यानी पावर हाउस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनल को बोलने के पीछे का रीजन क्या है। ओके, तो आंसर से शुरुआत करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलने के पीछे का एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज इट जनरेट द एटीपी। एटीपी क्या होता है बच्चों, एनर्जी करेंसी। यानी जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, है ना। तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, एनर्जी हमको मिलता है बच्चों, बायोलॉजिकल एनर्जी हमको मिलता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। यहाँ फुल फॉर्म याद रखना एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी ये कौन जनरेट करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। Because mitochondria releases energy in the form of ATP, which means adenosine triphosphate, which is essential for performing the all of the functions of the cell। यानी सेल के जितने भी ओवरऑल फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है, बिकॉज यही इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल को एनर्जी जनरेट करके देता है, और वो भी किससे, फूड से। उसको दो चीजें चाहिए होती है बच्चों, एक तो चाहिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज, सेकेंड चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए होती है दैट इज ऑक्सीजन। ग्लूकोज को ब्रेक करता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और आपको देता है 38 ATP इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में बोला है कि व्हाट डू लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। यानी बोल रहे हैं कि कहाँ पर ऐसे प्रोटीन और लिपिड बनते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जरूरी है। अब आपको एक चीज तो पता ही होगा बच्चों कि जो सेल की सेलुलर मेम्ब्रेन होती है ना वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड और ये प्रोटीन कौन बनाता है, तो आपको पूछा है कि इनको कौन से सेल के ऑर्गेनल से जो ये क्रिएट करते हैं इस लिपिड और प्रोटीन को। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं हम यहाँ पे। लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है बच्चों जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना यही सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को भी और लिपिड को भी। यानी दो दो चीजें एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे सिंथेसाइज करेगा, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में राइबोसोम्स के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अटैच्ड हैं, हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है बच्चों, राइबोसोम्स होता है, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। याद क्या रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और जहां पर राइबोसोम्स नहीं है, ऐसा पर्टिकुलर हिस्सा जहां पे आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलते, वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है
वो क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये फंक्शन करता है लिपिड एंड फैट सिंथेसिस का। तो जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए आपको फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन चाहिए होता है, वो कौन लाके देता है सेल को, तो वो लाके देता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन। ओके, तो दैट्स इट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी पूछा हुआ है। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, यानी जो अमीबा होता है वो अपना फूड कैसे कैप्चर करता है। यहाँ देखो डायग्राम के अंदर में ये मस्त अपने फूड को कैप्चर करता हुआ दिख रहा है, ये दिस इज द ओरिजिनल अमीबा। ओके, और ये माइक्रोस्कोपिक में थोड़ा फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक अमीबा अपना फूड को कैप्चर करता है। इसके दो तरफ में आपको ये जो फूड दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स लेग, यानी ऐसा लेग लाइक स्ट्रक्चर जो कि अपने को लगता है इसका पैर है, पर ये पैर नहीं है। एक्चुअली अमीबा का जो बॉडी होता है ना, दैट इज शेपलेस, यानी उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। तो वो जब भी फूड को देखता है धीरे धीरे ऐसे करके ग्रैब कर लेता है, और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन से ये ग्रैब कर रहा है, इस ऑर्गन को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। याद रहेगा, सूडोपोडिया स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है बच्चों, और पी साइलेंट होता है यहाँ पे, तो स्पेलिंग में थोड़ा याद रखना। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। अमीबा एक्सटेंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन of their cell membrane and that is called pseudopodia. Do you know that कि हाँ, मैंने अमीबा को इटालिक क्यों किया हुआ है? अमीबा को इटालिक करने का रीजन ये है कि अमीबा इज द साइंटिफिक वर्ड, और साइंटिफिक वर्ड को जब आप अपने नोटबुक में लिखो ना, तो आप उसको लिखने के बाद में अंडरलाइन कर देना और फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना। इसको एक्चुअली कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू ये रूल बनाया था, ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम हम इसी तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है अमीबा एंट्रैप्स द फूड पार्टिकल विद द सूडोपोडिया अराउंड इट्स मेम्ब्रेन एंड देन एनगल्फ विद इन द साइटोप्लाज्म। एनगल्फ का मतलब अपने अंदर खींच लेना, निगल जाना उसको, है ना, खा जाना उसको। तो क्या करता है, पहले सूडोपोडिया से वो अपने पैर से ऐसे पकड़ेगा उसको, फॉल्स लेग से, फिर उसके अंदर अपने खुद को ऐसे निगल जाएगा, यानी सारा फूड कहाँ चला गया, अमीबा के अंदर। तो जैसे ही फूड अमीबा के अंदर गया तो हम इसको बोलेंगे क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों एंडोसाइटोसिस, यानी कि अमीबा ने फूड को क्या कर लिया, निगल लिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना, अगर कोई सेल सीधा किसी ऑर्गेनिज्म को खा जाता है हम उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर कोई सेल किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को पी जाता है तो हम उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और अगर कोई खा भी रहा है पी भी रहा है, दोनों साथ में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा एंडोसाइटोसिस करता है, मतलब फूड पार्टिकल के साथ साथ सम वाटर ड्रॉपलेट्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, तो यानी खाना पीना दोनों चालू है उसका। ठीक है, याद रखना, IMP टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑस्मोसिस। बड़ा ही सिंपल लगता है अपने को सुनने में कि ऑस्मोसिस क्या है आखिर। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब यहाँ पे सोल्यूट का क्वांटिटी लो होगा, बट याद रखना वाटर का क्वांटिटी क्या होगा, हाई, टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का रीजन अगर हाई है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी आपको याद ऐसा रखना है कि वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। याद रखना, ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है जहां पे सेल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी टाइप की एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर वहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सॉल्वेंट का ट्रांसफर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, उसी कंडीशन को हम ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। अगर वहां पे सेमी परमिएबल नहीं है तो हम इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस नहीं बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पे आपको दिया हुआ है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, टेक द फोल्ड पील्ड पोटैटो एंड हाफ
स्कूप ईच वन ऑफ द मेक पोटैटो कप्स, आपको पोटैटो के कप्स बना लेने हैं। कितने कप बनाने हैं हमको? टोटल बनाने हैं 4 कप पोटैटो के। ओके, अब क्या बोला है, रूल्स क्या है एक पोटैटो कप बनाने का? तो दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम द बॉइल्ड पोटैटो, यानी बोल रहा है कि इस 4 में से एक कप आपको ऐसा बनाना है जो कि बॉइल्ड पोटैटो का हो, यानी उबला हुआ पोटैटो का कप बनाना है। पुट ईच पोटैटो कप थ्रू द कंटेनिंग वाटर, यानी आपको सारे पोटैटो कप को कहाँ पे रख देना है? वाटर कंटेनिंग कोई भी प्लेट में, ठीक है। कीप कप ए एम्प्टी, यानी जो हमारा कप नंबर ए है उसको हमको खाली रखना है, उस कप में हमको कुछ भी नहीं डालना है, बाहर पानी रहेगा अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। पुट 1 टीस्पून ऑफ द शुगर इन कप बी, यानी कप बी के अंदर में बच्चों आपको 1 चम्मच चीनी डाल देना है। पुट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन अ कप सी, यानी कप नंबर जो सी है उसके अंदर में आपको 1 चम्मच सॉल्ट डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइल्ड पोटैटो कप डी, यानी बॉइल्ड पोटैटो जो है कप नंबर डी उसके अंदर में आपको 1 टीस्पून क्या डाल देना है? शुगर डाल देना है। कीप दिस कप्स फॉर 2 आवर देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स, बोल रहे हैं कि ये सारे पोटैटो को आपको 2 घंटे के लिए एटलीस्ट ऐसे ही छोड़ देना है बिना कोई डिस्टरबेंस के, और आपको ऑब्जर्व करना है बाद के रिजल्ट्स को, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन अ होलोड पोर्शन ऑफ द कप बी एंड सी, यानी कप नंबर बी और कप नंबर सी के अंदर में वाटर क्यों गैदर हो गया? तो सिंपल सा आंसर है, कप नंबर बी और कप नंबर सी को अगर आप देखो तो एक में सॉल्ट है, एक में शुगर है। शुगर और सॉल्ट क्या होते हैं? हायर कंसंट्रेशन वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं? पानी को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर हमारा वाटर गैदर हो गया, ठीक है। दूसरा आता है वाई पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट, पूछ रहे हैं कि पोटैटो नंबर ए जो है आपका जिसको हमने एम्प्टी रखा है वो क्यों जरूरी है? पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर बिकॉज इट इज द कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट, हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है आखिर पता कैसे चलेगा? वो पता रखने के लिए हमको पोटैटो ए चाहिए, तो दैट्स वाई पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट पूछा है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन अ होलोड आउट पोर्शन ऑफ द ए एंड डी, बोले ए और डी वाले पोटैटो में जो तुम्हारा वाटर है वो गैदर क्यों नहीं हुआ? वी कैन सी द सिंस दो नो सोल्यूट इन अ ए पोटैटो, यानी अगर आप ए पोटैटो को देखो तो इसमें कोई भी टाइप का सोल्यूट नहीं है तो इसमें वाटर नहीं आएगा। और दूसरा अगर डी को देखो तो ये क्या है? इसमें सोल्यूट तो है बट ये पोटैटो कैसा है? बॉइल्ड पोटैटो है। बॉइल्ड पोटैटो है इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बॉइलिंग करने से जो सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की वॉल होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से बॉइल्ड पोटैटो के अंदर में कोई भी टाइप का ट्रांसफर नहीं देखने को मिल रहा है, एंड देयरफॉर वाटर कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपका क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बच्चों फिनिश हो जाता है। और आप बताइए आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा, और मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कोई सजेशन हो या फिर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो। ओके, चलो बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज के अंदर में वो कहना चाहता है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ और रिपेयर के लिए कौन से टाइप का सेल का जरूरत पड़ता है। एक और क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर में, एंड विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी बोल रहे हैं कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए कौन से टाइप का सेल डिवीजन रिक्वायर होता है। ओके, तो आपको बता दूं कि 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं बच्चों, पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है वो रिक्वायर होता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर में माइटोसिस में क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो पेयर मेंटेन रहता है। ओके, माइटोसिस के बाद में, यानी अगर माइटोसिस हो रहा है तो मेरे पास में अगर मेरी बॉडी के सेल्स में हर एक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो वो डॉटर सेल्स यानी जो नई जनरेशन के सेल्स बनाएगा उसके अंदर में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे ही होंगे। लेकिन मियोसिस थोड़ा अलग टाइप का रिडक्शनल सेल डिवीजन बोला जाता है मियोसिस को। तो यहाँ पे देखो, मियोसिस इज इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स,
यानी अगर आपको मेल गेमेट और फीमेल गेमेट ये सारी चीज़ों का रिप्रोडक्शन करवाना होता है, इन सारे सेल का सेल डिवीजन करवाना होता है, देन यू विल गोइंग टू रिक्वायर द मियोसिस। मियोसिस के अंदर में क्या होता है बच्चों, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं। हाफ क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले तो 2n रहता है सेल, 2n के बाद में 1n और 1n के अंदर में डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों मियोसिस का स्टेज 1। और मियोसिस के स्टेज 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 सेल फिर से 2 सेल बन जाते हैं और ये 1 सेल वापस से 2 सेल्स बन जाते हैं। यानी कि मियोसिस के एंड में आपको 1 सेल से टोटल 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। ओके, और ये सारे के सारे डॉटर सेल बच्चों हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि पेयर्स में ना हो, यानी जोड़ी में होते हैं ना क्रोमोसोम, एक इधर, तो ऐसे ना हो, सिंगल सिंगल होते तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, और अगर वो पेयर में होते तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। लेकिन आपको माइटोसिस के अंदर में 1 सेल से टोटल 2 ही डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, मियोसिस से आपको सेल्स के नंबर मिलेंगे 4 और माइटोसिस से आपको सेल के नंबर मिलेंगे 2, और वो भी सिर्फ एक सेल से। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो जस्ट पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली क्रिएट वन डाउट सेशन वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर डाउट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है।